Let's start with the dimension of a vector space. So अगर आपको एक V डिफाइन है जिसमें कह रहा है कि सारी 3x3 के मैट्रिसेस हैं जो कि सिमेट्रिक है और एंट्री C से आ रही है and field is real, then we know this V over F is a vector space. पिछले वीडियोस में क्लासेस में हम कर चुके हैं और आपको ये बताना है कि इसके डायमेंशन कैसे निकालें। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? सेलेक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म 12, राइट। सो कैसे आया? तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 हम फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर। तो इस वेक्टर के अंदर 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो आप एक जनरल फॉर्म लिख दो। तो एक जनरल फॉर्म क्या हो गया? Z1 यहाँ आ सकता है, Z2 यहाँ आ सकता है, Z3 यहाँ आ सकता है, Z4 यहाँ आ सकता है, Z5 यहाँ आ सकता है, Z6 यहाँ आ सकता है और Z4 यहाँ आएगा। ये सिमेट्रिक है। Z5 यहाँ आएगा और Z6 ये आएगा। तो दिस इज अ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वी नो दैट। ठीक है, तो एंट्री सी से आ गई। तो स्टेप नंबर 1 हो गया कि आपको जो भी वी है उसका एक जनरल फॉर्म लिख के दे दो। लिख के दे दिया आपने। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि उन वेक्टर्स को फील्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। व्हाट इज योर फील्ड? फील्ड इज रियल नंबर और एंट्रीज कहाँ से? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स को आपको रियल में एक्सप्रेस करना है। तो आप बताओगे कि Z1 जो है वो रियल में लिखोगे तो लिखा जाएगा सर x1 प्लस आयोटा y1, ये लिखा जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 और ये लिखा जाएगा x3 प्लस आयोटा y3। ये क्या लिखा जाएगा? x4 प्लस आयोटा y4, x5 प्लस आयोटा y5 और x6 प्लस आयोटा y6। तो ये एंट्री तो सेम ही आएगी, तो यार लिखने की जरूरत तो नहीं। तो कितनी एंट्री आपने आपके पास फ्री टू चूज? स्टेप नंबर 3 होता है काउंट द नंबर ऑफ अननोन्स व्हिच आर फ्री टू चूज। तो x1, x2, x3, x4, x5 और x6 6 हो गए। ऐसे y1 से लेके y6 तक 6 हो गए। तो कितने हो गए? 12। तो डायमेंशन इज 12। बट अगर फील्ड होती सी, अगर फील्ड होती कॉम्प्लेक्स सी, तो क्या होता आंसर? 6। क्यों? क्योंकि सर वेक्टर आपने लिखा वो आपने जनरल फॉर्म में लिख दिया और एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से आ रही है। स्टेप नंबर 2 होता है कि उन्हें फील्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। फील्ड तो सी है, तो सी में तो लिखा हुआ है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एंट्री सी से आया, फील्ड में भी कॉम्प्लेक्स है, तो Z1 ही रहेगा। बट यहाँ पे रियल नंबर था तो Z1 को मैंने x1 प्लस आयोटा y1 लिख दिया था। तो यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो 6 ही नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो बस ये ध्यान रखना है कि सी ओवर सी में जो नॉर्मली काउंट कर रहे हो वैसे ही काउंट करना है, बट सी ओवर आर हो जाए तो वो डबल हो जाता है, मतलब 6 into 2 12 हो गया। बिकॉज जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में लिखते हो तो आपके पास इन जनरल 2 चॉइस होती है, ए और बी की, ए प्लस आयोटा बी। आप ये नहीं कह सकते कि ए को 0 ले लो, बी को 0 ले लो। इन जनरल बताना होता है, तो इन जनरल 2 चॉइस होती है। तो डायमेंशन मेरे हिसाब से आपको लगता है क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस सर। तो हमने ये देख लिया था कि बेसिस क्या होता है, व्हाट इज बेसिस। तो बेसिस हम जानते हैं कि बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो किसी भी चीज को होगा, किसी वेक्टर, किसी सेट को, नंबर ऑफ वेक्टर्स को किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस बनना है तो 2 बातें सेटिस्फाई करनी जरूरी है। कौन कौन सी? कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए सर, और वो स्पैन करना चाहिए, राइट? वो स्पैन करना चाहिए। फिर हमने स्टैंडर्ड बेसिस देख लिए थे कल, है ना? स्टैंडर्ड बेसिस सारे लिख लिए थे ना हमने? स्टैंडर्ड बेसिस हमने सारे लिख लिए थे, राइट? ठीक है। सो फिर हमने देखा था कि बेसिस आर नॉट यूनिक। बेसिस आर नॉट यूनिक। बेसिस जो है वो यूनिक नहीं होते। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी? कि अगर आपको वेक्टर स्पेस के डायमेंशन ऑलरेडी पता हो और मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं और बोलूं बताओ इनमें से कौन सा बेसिस बनेगा, तो आप केवल LI चेक कर लेना पेपर में, स्पैनिंग सेट चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो द डायमेंशन ऑलरेडी। What is dimension? Number of elements in basis is called the dimension. तो ये सब चीजें हम छोटे छोटे डिस्कस करके आए थे। तो अब हम डायमेंशन, जैसे हमने बात की वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, ऐसे डायमेंशन सब स्पेस की भी होती है भाई। जैसे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकालते हैं वैसे सब स्पेस की भी डायमेंशन निकालेंगे ऑफ कोर्स। तो अब देखो W अगर V का सब स्पेस है, W is a subspace of V. If W is a subspace of V, W जो है वो V का सबस्पेस है।
तो दो बातें हो सकती है आपके सामने, क्या? या तो डायमेंशन ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, क्योंकि सब स्पेस है तो छोटी होगी या बराबर होगी। बट आप बोल रहे हो कि बराबर होगी, इसका मतलब अगर डायमेंशन बराबर है इसका मतलब वो दोनों ही सब स्पेस और वेक्टर स्पेस बराबर ही है। और आपको पता है हर वेक्टर स्पेस सब स्पेस तो होता ही है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कभी भी सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस से बड़ी नहीं हो सकती, छोटी या बराबर हो सकती है। तो इससे रिलेटेड हमें हमारे पास थ्योरम भी है जिसे हम डायमेंशन ऑफ लीनियर सम कहते हैं। वो थ्योरम भी बड़ी काम आएगी आपको। ये वो थ्योरम क्या है कि अगर मान लो आपके पास दो सब स्पेसेस है W1 एंड W2, दो सब स्पेसेस है और उनके आपको सम की डायमेंशन बतानी है, सम की डायमेंशन बतानी है। तो सम की डायमेंशन क्या होती है बेटा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम में ना ये चारों पूछता है, तो चार निकालने की जरूरत नहीं है। आपने ये तीन निकाल ली तो चौथी अपने आप आ जाएगी, या आपने ये और ये तो निकालनी पड़ेगी हर बार, और आपने ये भी निकाल ली तो इंटरसेक्शन अपने आप आ जाएगी। तो ये चारों पेपर में पूछी जा सकती है, इनमें से आपको तीन निकालनी है, चौथी जो है फॉर्मूले से आ जाती है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो सर अब सम पहले निकालेंगे या इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे, है ना? हम सम की पहले निकालेंगे, इंटरसेक्शन की पहले निकालेंगे। ये थोड़ी थोड़ी कभी कभी तकलीफ बन जाती है एग्जाम में, तो वो तकलीफ थोड़ी दूर करने की कोशिश करेंगे हम कि अगर मुझे दो सब स्पेस के सम की डायमेंशन निकालनी है या दो सब स्पेस के इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकालनी है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, उसका तरीका क्या है। तो ये दो चीजें जो है हम देखते हैं कि इनको हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मेरे पास दो क्वेश्चन है कि W1 और W2, W1 एंड W2। सर एक मिनट प्रीवियस वाली स्लाइड कर दो। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि W1 और W2 ना सब स्पेसेस है किसके? W1 and W2 be subspaces of the vector space R4 over R, R4 over R के सब स्पेसेस। मैं कह रहा हूँ S1 जो है ना एक सेट है जिसमें कुछ नंबर ऑफ वेक्टर्स है, देखना 1 1 0 1 1 2 3 0 2 3 3 1। एक S1 है, एक S2 डिफाइन करा मैंने 1 2 2 2 2 3 2 0 3 5 4। अब आप पूछोगे सर ये S1 S2 है क्या? W1 W2 सब स्पेस है। मैं कह रहा हूँ कि जो S1 S2 है ना ये आपके जनरेटिंग सेट है। क्या है? जनरेटिंग सेट है किसका? W1 W2 के। मतलब S1 स्पैन्ड W1, S2 स्पैन्ड W2। या आप ये कह सकते हो कि W1 W2 स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स S1 S2। मतलब W1 किससे स्पैन हो रहा है बेटा? S1 से। और W2 किससे स्पैन हो रहा है? S2 से। क्या ये दोनों इसके बेसिस हैं क्या? W1 W2 के। भाई W1 सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस भी होगा। ये W1 इसको W1 S1 से स्पैन हो रहा है, क्या ये इसका बेसिस बन जाएगा? नहीं, केवल स्पैनिंग सेट बेसिस तो नहीं हो सकता ना, केवल स्पैन कर देना बेसिस तो नहीं हो सकता ना। यस और नो? यस सर, लीनियर इंडिपेंडेंस भी चेक होगी। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी चेक करना पड़ेगा सर। अभी तो अभी आपको इतना पता है ये सर ये स्पैन तो करते हैं, बट अभी ये नहीं पता कि बेसिस होंगे या नहीं होंगे, हमें इसका आइडिया नहीं है। तो अब आप कैसे निकालोगे W1 के बेसिस और आप कैसे निकालोगे W2 के बेसिस? तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक तरीके को आप ध्यान देना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक मेथड बताना चाह रहा हूँ टू डिटरमाइन the basis
of a subspace when its generating set is given. When its generating set is given. When its generating set is given. क्या मैंने लिखा, मैं क्या मेथड पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको? मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जब आपको बेसिस निकालने में हेल्प करेगा सब स्पेस की। कब? जब जनरेटिंग सेट गिवन हो। तो ये जो सिनेरियो है ये हमारा यहाँ वैलिड है इस क्वेश्चन में या नहीं? हमें बेसिस निकालने सब स्पेस के, और Yes. मुझे सब स्पेस का जनरेटिंग सेट पता है। वैलिड है सर। वैलिड। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 फिर से वही करेंगे। स्टेप नंबर 1 करेंगे हम, राइट द वेक्टर्स, राइट द गिवन वेक्टर्स। अब गिवन वेक्टर्स कौन से की जो स्पैनिंग वेक्टर है ना, ये इनको वेक्टर कहते हैं। तो राइट द गिवन वेक्टर्स इन द रो ऑफ अ मैट्रिक्स है, इन द रो ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब आप पूछोगे सर अब कभी आप कॉलम में लिखते हो कभी आप रो में लिखते हो, चक्कर क्या है? तो देखो मैंने ना एक स्टैंडर्ड बना रखा है अपने लिए, क्या कि जब मैं एलडी एलआई की बात करता हूँ तो हमेशा वेक्टर और कॉलम में लिखता हूँ। मैं जब भी एलडी एलआई बोला आज तक, अभी तक आपको जब भी किस क्लास में मैंने एलडी एलआई बोला तो हमेशा मैंने उनको कॉलम में लिखा। ठीक है, तो अब जब मैं बोल रहा हूँ बेसिस फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो जब मैं बेसिस की बात कर रहा हूँ तो मैं रो वाइज लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन मेरे एंड से ना रहे। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैं रो में ही लिखूंगा तो बेसिस आएंगे, ऐसा तो नहीं है। आप इसको कॉलम में भी लिख सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड तरीका अपना के चलना कि जो घर में कर रहे हो वही पेपर में करोगे। पता चला पेपर में रो से कर रहे हैं, घर में कॉलम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उल्टा, ऐसा मत करो। जो चीज घर में प्रैक्टिस करके जाओ वही सेम चीज पेपर में भी करना। अगर चेंज करोगे तो बड़ा फंस जाओगे यार। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कॉलम में भी आप लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने स्टैंडर्ड तरीका अपना लिया कि जब मैं बेसिस की बात करूंगा मैं वेक्टर को रो में लिख दूंगा, क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे रिड्यूस करना है रो एक्चुअल फॉर्म में। तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ रिड्यूस टू रो एक्चुअल। अब तुम खुद बताओ मैं चाहता क्या हूँ, मेरे पास स्पैनिंग सेट है W1 का, मुझे एलआई चेक करना है, लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना। मुझे एलआई चेक करना है। आपको पता है एलआई चेक कैसे करते हैं, वेक्टर्स को आप कॉलम में लिखो या रो में लिखो और उनको आप रिड्यूस कर दो, उनको आप रो एक्चुअल फॉर्म में रिड्यूस कर दो। तो अगर उनके डायमेंशन रैंक ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम, जो भी आप देखोगे अगर बराबर आ जाएंगे तो एलआई। ठीक है, अदरवाइज एलआई नहीं है। बट आपको मैं कह रहा हूँ बेसिस फाइंड आउट करना है। बेसिस, मैंने डायमेंशन नहीं बोला आपको फाइंड आउट करने के लिए, मैं कह रहा हूँ इस W1 के बेसिस निकालो, क्योंकि डायमेंशन तो तभी निकलेगी जब आप W1 के बेसिस बताओगे, क्योंकि बेसिस गिन लेंगे तो W1 के डायमेंशन आ जाएगी। तो मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि S1 जो है इसका बेसिस है या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि S1 का स्पैनिंग सेट है, ये चेक करो कि ये पूरा का पूरा सेट जो है क्या बेसिस बनने के लायक है, मतलब ये तीनों वेक्टर आपस में डिपेंडेंट नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट है क्या। तो आप इस तरीके से क्या करो कि ये चेक करना चाह रहे हो कि ये जो वेक्टर है तीनों वो आपस में डिपेंडेंट तो नहीं है कहीं। अगर डिपेंडेंट होंगे तो वो आपको रो एक्चुअल फॉर्म बता देगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी रो जो है वो जीरो बना देगी। तो मतलब जो बचे हुए रोज बचेगी, मतलब स्टेप नंबर 3 में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपकी नॉन जीरो रोज बचेगी, नॉन जीरो रोज ऑफ रो एक्चुअल फॉर्म, जो भी आपकी एक्चुअल फॉर्म में नॉन जीरो रोज बचेगी वो आपको क्या बना के देगा, वो बेसिस दे देगा। क्योंकि मुझे आपसे बेसिस चाहिए, मुझे आपको एलडी एलआई नहीं बताना अभी, क्योंकि वो तो हम जानते हैं कि एलडी एलआई क्या होता है। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर डायमेंशन ऑफ W1 फाइंड आउट करवानी है आपसे, डायमेंशन ऑफ W2 फाइंड आउट करवाना चाहता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ आप सम की भी निकालो, और मैं आपसे चाहता हूँ इंटरसेक्शन की भी निकालो। तो मैं आपसे ये नहीं चाहता कि S1 S2 इसके बेसिस है या नहीं ये बताओ, मैं चाहता हूँ W1 W2 इंटरसेक्शन सम की आप डायमेंशन बताओ, और डायमेंशन बताने के लिए इन चारों ही केस में आपको इनके बेसिस पता होने चाहिए। तो मैं बेसिस निकालने का तरीका आपके सामने रखता हूँ कि भाई अगर आपके पास एक सब स्पेस हो, उसका जनरेटिंग सेट गिवन हो और आपको उसके बेसिस निकालने हो, तो आप क्या करोगे, उसे रो में लिखो, एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर दो, और जितने भी नॉन जीरो रोज आएगी वो उसके बेसिस होंगे।
क्या आपको ये समझ में आई कहानी या नहीं आई? यस सर। सर अगर इसमें हम नॉन जीरो कॉलम्स देखें, कॉलम्स में हाँ। लिख के तो भी सही आएगा आंसर? हाँ सही है। ओके। आप रोज को भी देख सकते हो कॉलम में लिख के, और क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन पे रो ही लगाओगे ना, तो रो को ही देखोगे। अगर कॉलम को देख लियो तो फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना। ठीक है। जिस भी वेक्टर को रो में लिख लो, कॉलम में लिख लो, उसमें दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन सा लगा रही हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने इसका W1 का मुझे बेसिस बताना, तो मैं इनको मान लो मैंने रो में लिख दिया है, मैंने कॉलम में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हो। जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन रो लगा रहे हो तो रो को फाइंड आउट देखोगे, और अगर आप कॉलम को जीरो बनाते, कॉलम वाइज चल रहे हो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, तो फिर आप कॉलम को देखोगे। ऐसा नहीं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन रो लगा रहे, नॉन जीरो कॉलम देख रहे, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी आपकी। तो इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं सर R2 पे लगाएंगे और वो होता है R2 माइनस R1, और R3 पे लगाएंगे और वो होता है R3 माइनस 2R1, राइट? यही होता है। यस सर। तो बता दो कितना आएगा। वन वन जीरो वन 013 माइनस 1 013 माइनस 1। अब जैसे आपने सर ये ऑपरेशन लगाया, मैं तो ये ऑपरेशन नहीं लगाता, मैं तो कोई और मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको करता। आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ भी आप लगा लो, बेसिस आर नॉट यूनिक। बेसिस यूनिक नहीं होते, बट जितने भी बेसिस मेरे आएंगे ना ऑपरेशन लगा के, उतने ही आपके आएंगे। नंबर ऑफ बेसिस सेम आएंगे। बेसिस के वेक्टर फॉर्म अलग हो सकते हैं, कहीं पे प्लस माइनस एक्स्ट्रा या कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो यूनिक नहीं होते। कोई बच्चा एलिमेंट्री ऑपरेशन दूसरे तरीके से लगाएगा, उसका दूसरा आंसर आ जाएगा। जैसे क्या आया 1101 013 माइनस 1 0000। इसमें नॉन जीरो रोज कितनी आई? 2 नॉन जीरो रोज है। 2। अगर देखो मैं इसको आपको LDLI से कराना चाहूँ, अगर मैं आपको LDLI से कराना चाहूँ तो आप उससे भी कर सकते थे। अगर इसको मैं पूछूं क्या S1 LI है, तो आप चेक करोगे कैसे। रैंक ऑफ ए, व्हाट इज रैंक ऑफ ए? व्हाट इज रैंक ऑफ ए? सर 2। अब मैंने रो में देखा था, मैं नंबर ऑफ रोज देखूंगा। व्हाट इज नंबर ऑफ रोज? 3, है ना? दिस इज LD, है ना? दिस इज LD, यस और नो? यस सर। मतलब अगर ये LI हो जाता भाई, ये तो बेसिस ही हो जाता ना। अगर ये LI होता तो बेसिस होता, और डायमेंशन W1 की 3 ही आ जाती सीधा सीधी। फिर इतनी मेहनत करते ही क्यों? अगर ये LI होता तो डायमेंशन 3 ही है, फिर तो काम ही खत्म हो गया। तो आपने ये देखा कि ये LI नहीं है, इसका मतलब इसमें एक ना एक वेक्टर ऐसा जरूर है सर जो LD है, मतलब जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और आप देखो दिस प्लस दिस करोगे ये आ जाएगा। तो मतलब इसमें से आपको इस वेक्टर को हटा दो सर, बचे हुए 2 वेक्टर जो है वो आपकी क्या है? LI है। तो किसी का बेसिस ये भी हो सकता है, किसी का बेसिस ये भी हो सकता है, किसी का बेसिस ये भी हो सकता है। जो नॉन जीरो हो जाएगी आपकी क्या क्या 1101 और 013 माइनस, ये भी बेसिस है, ये भी बेसिस है। बेसिस आर नॉट यूनिक। बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, बेसिस से मेरे को मतलब भी नहीं है। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ W1 ना? 2, यस सर? 2। सर जो रो हमारे पास 0 आएगी, इसका मतलब वही डिपेंडेंट है वही बाकी रोज। डिपेंडेंट है। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई?
सर तो जैसे ये S1 है, S1 सेट है ना, हाँ जी, जो जनरेटिंग सेट आपने लिया, आपने 2 3 3 1 को कैंसिल कर दिया। अगर मैं इसमें 1 2 3 0 सेकेंड एलिमेंट को कैंसिल कर देता और बाकी दो ले लेता, दो वेक्टर तब 1 भी 1 चलेगा। 0 1 और ये 2 3, चलेगा। वो भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब W1 का तो मामला सलट गया, अब W2 का कैसे बनाओगे वो? सेम तरीके से इसको भी लिख लो ऐसे, सेम तरीके से। सर इसमें फर्स्ट सेकंड का सम थर्ड के इक्वल है। क्या कह रहे हो बेटा? इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड का सम थर्ड के इक्वल है। फर्स्ट एंड सेकंड इंटीजर्स के थर्ड के इक्वल है, जैसे फर्स्ट में। शाबाश। तो ये सर LD है, मतलब इनमें से एक ना एक वेक्टर तो हटता ही हटता। तो मतलब आपको इसका बेसिस निकालना है, तो बेसिस में तीनों वेक्टर तो नहीं आ सकते सर, दो ही आएंगे। तो आपने ऐसे देख के बता दिया, वो काम और आसान हो जाए। वरना आप चाहे इसको एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दो ही आएगा आंसर, आप करके देख लो। तो 2 - 2 करेंगे तो कितना 0, 3 - 4 करेंगे तो -1, -2 -4, ये करेंगे 0 -1 -2 -4, इसको फिर ऑपरेट करेंगे, वी गेट दिस। तो ये भी बेसिस हो सकता है, वो वाला भी बेसिस हो सकता है। तो नाउ बेसिस ऑफ W2 B1 B2 नाम दे देते हैं इसको, तो ये आ गए, ये नाम दे दिया। तो डायमेंशन ऑफ W2 हो गया 2। अब मेन इंटरेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये तो सम की निकालोगे, इंटरसेक्शन की निकालोगे? इंटरेस्ट यहाँ है हमारा main। सर सम निकाल देंगे, फिर इंटरसेक्शन निकालना आसान पड़ेगा। आसान रहेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि ढूंढना जब आपको W1 के बेसिस पता है, W2 के बेसिस पता है, पर आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स पता है, मतलब ये वेक्टर्स कैसे दिखते हैं ये पता है, इनमें से इंटरसेक्शन ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना? आपकी आंखों के लिए इन चारों में से कॉमन ढूंढना आपको दिक्कत हो सकती है पेपर में। अब कैसे निकालोगे सर W1 + W2 का? आपको पता है W1 + W2 का मतलब क्या होता है भाई? W1 के सारे वेक्टर, W2 के सारे वेक्टर। W1 + W2 का मतलब कहते हैं W1 पूरा आएगा और W2 पूरा आएगा। मतलब W1 + W2 इज जनरेटेड बाय S1 यूनियन S2। मतलब S1 और S2, क्योंकि आपको पता है W1 सबस्पेस है, W2 सबस्पेस है, और सम तो सबस्पेस होता ही है, लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस इन सबस्पेसेस। तो ये किससे जनरेट होगा? इन दोनों से जनरेट हो रहा होगा। तो अब अच्छा है कि आप इन 6 को लिख लेते, तो आप फिर से वही स्टेप करते कि अगर इसकी डायमेंशन, इसके बेसिस निकालने हैं, तो आप वही करो, मैट्रिक्स बनाओ, वेक्टर को रो वाइज लिख दो, एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस कर दो, और जितने भी नॉन जीरो रोज आएगी वो W1 + W2 की आएगी। अब आप मुझे ये सोच के बताओ, क्या मुझे ये तीनों लिखने चाहिए या मुझे ये लिखना चाहिए? क्योंकि इन तीनों से मैं ऑलरेडी जानता हूँ एक वेक्टर LD है, तो मैं ये तीनों लिखूं, मतलब W1 का स्पैनिंग सेट लिखना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है या W1 के बेसिस लिखना यहाँ ज्यादा अच्छा है? बेसिस। बेसिस, क्योंकि भाई करोगे W1 को 3 लिखोगे, आएगा तो रिड्यूस करके बेसिस ही। एक बार तो कर यस सर। चुके हो आप, तो 2 बार क्यों करोगे? तो अच्छा तरीका है कि आप बेसिस ऑफ W1 लिखो पहले, फिर बेसिस ऑफ W2 लिखो, तो आपके 4 ही वेक्टर बनेंगे, 2 यहाँ से ये वाले और 2 यहाँ से। 6 की जगह आपको केवल 4 रो लिखनी पड़ी, 2 रो का कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा कम हो गया, और उसको आप एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस कर लो, उसको आप एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस कर लो, आपका आंसर तैयार है। इसको आप एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस कर लो, आपका आंसर तैयार है। इसकी जितने भी नॉन जीरो हो जाएगी वो W1 + W2 के बेसिस आ जाएंगे, और जितने भी बेसिस आएंगे वो उसकी डायमेंशन हो जाएगी। कर लो रिड्यूस। तो ये एज इट इज रख लेते हैं,
इसको रिड्यूस कर लो, दिस 0 है ना, यस और नो, 2 minus 1 1 2 1, इसको फिर रिड्यूस कर लो, 0 0 minus 1 2 0 0 0 0 ये 0 2 ये 1, सर 1 होगा, 10 प्लस 10 कर रहे हैं -5। इसका काम भी हो गया, 0 0 0 10 प्लस 10 से माइनस, नॉन जीरो 4 है तो डायमेंशन कितनी आ गई भाई, डायमेंशन कितनी आ गई, तो सम की सर अगर हम आगे 4, ओरिजिनल इंटरसेक्शन क्या बोल रहे हैं, सर अगर हम ओरिजिनल वेक्टर्स लें S1 S2 के तब भी सेम नहीं आएगा ना? सेम ही आएगा मुझे बिल्कुल, क्योंकि जब इन तीनों पे लगाओगे तो लौट के तो यही आओगे ना बेसिस ऑफ W1 पे। इसके कितने आगे इंटरसेक्शन के 0 बाय द फॉर्मूला, यस सर नो, सर इसमें एक चीज कर सकते हैं हम, या ऐसा कुछ कह सकते हैं सर, जैसे हमारा ओरिजिनल वेक्टर स्पेस है R की पावर 4R, ठीक है सर, तो उसके जो बेसिस होंगे उसमें 4 वेक्टर्स आएंगे, मतलब इनकी डायमेंशन 4 होगी वेक्टर स्पेस की R4R की, ठीक है सर। तो और हमने यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करा कि W1 प्लस W2 की भी डायमेंशन 4 ही आई, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सब स्पेस के सम की डायमेंशन सेम ही आएगी जो वेक्टर स्पेस की होगी, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कुछ कह नहीं सकते? नहीं, ठीक। तो अभी आपने देखा कि जब जनरेटिंग सेट गिवन हो तो आपने कैसे इसका डायमेंशन निकाला, यहाँ तक कोई डाउट है? सर बस एक चीज पूछी, जैसे लीनियर इंडिपेंडेंस और जब वो डिटरमाइन करते हैं तो कॉलम के लॉन्ग लिखते हैं, इसमें रो के लॉन्ग लिख रहे हैं, पर एलिमेंट ऑपरेशन दोनों में रो वाले लग रहे हैं, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आता है सर? कह रहे हो? सर जब लीनियर इंडिपेंडेंस डिटरमाइन करते हैं तो कॉलम के लॉन्ग लिखते हैं ना वेक्टर्स, हाँ हाँ अभी रो के लॉन्ग लिख रहे हैं, पर हाँ। ऑपरेशन दोनों में ही रो के लगते हैं, ऐसा डिफरेंस क्यों है? मतलब नहीं, डिफरेंस नहीं है, ये मैंने कर रखा है अपने लिए कि जब LDLI की बात करता हूँ तो कॉलम में लिख लेता हूँ, और जब मैं बेसिस की बात करता हूँ तो मैं रो में लिख लेता हूँ। आपको दोनों को कॉलम में नहीं सर, दोनों ये को रो में वो पूछ रही है कि ऑपरेशन रो वाइज ही लगा रहे हैं हम, कॉलम वाइज नहीं लगा रहे हैं, ये वो पूछ रही है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, हाँ हाँ, उसके बाद हाँ कोई भी लगा लो रो और कॉलम, उसमें दिक्कत नहीं है, पर एक स्टैंडर्ड तरीके से चलना पड़ेगा। कि आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने पहली रो में रो लगा दिया और दूसरे कॉलम में और दूसरी रो में कॉलम से देखने लगते हो, या तो आप स्टार्टिंग से चलो पूरा कॉलम लेके, तो कॉलम के हिसाब से बनाओगे फिर आप, कि कॉलम में आप देख रहे हो कि पहले कॉलम में पहला नॉन जीरो एलिमेंट है और उसके आगे जीरो बनाने की कोशिश करोगे, है ना, फिर ऐसे चलोगे ना भाई, फिर ऐसे चल रहे चाह रहे हो कि ऐसा है, ये इधर वाले जीरो बना रहे हो आप कैसा बनाना चाह रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा किधर आप एलिमेंट को लेके चल रहे हो। फिर आपने अगला वाला एलिमेंट देखा, उसके आगे जीरो बना रहे हो, ऐसे देखोगे ना, फिर उससे अगला एलिमेंट देखा, उसके आगे जीरो बना रहे हो, ऐसे देखोगे ना, कॉलम यस लगा सर, रहे हो, है ना। ओके आप देखोगे ना, इसी जैसे अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बेसिकली हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, है ना? तो उसमें column लोअर में, ट्रायंगुलर बनेगी। हाँ, W1 plus W2 सबस्पेस है S1 यूनियन S2 का। W1 plus W2 सबस्पेस है, S1 यूनियन S2 का S1 नहीं, ये तो इससे जनरेट हो रहा है, इससे जनरेट हो रहा है, क्योंकि
ये कुछ लिखने का मतलब नहीं था। सर मतलब अगर बेसिस में हम कॉलम के लॉन्ग लिखते तो लोअर ट्रायंगुलर बनाएंगे फिर हम। हाँ, लोअर ट्रायंगल की तरफ जाओ। ओके, थैंक यू सर। ये कह सकते हो बेटा, सम जो है वो बेसिकली यूनियन से जनरेट होता है। ठीक है? समझ में आया? यहाँ तक की बात नहीं समझ में आई? यस किसी और बच्चे को डाउट है इसके अंदर? ठीक है, सर W1 प्लस W2 की डायमेंशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक एक वेक्टर को ऐड करके। हाँ, एक एक वेक्टर को भी लीनियर, हाँ लिख ऐसे भी लिख के बता सकते हैं। और जहाँ तक कि बच्चे ने पूछा था अभी कि मैं जनरलाइज तो नहीं कहूंगा, बट हाँ एक आप तरीके से सोचोगे कि W1 प्लस W2 की डायमेंशन, जो डायमेंशन है वो वेक्टर स्पेस के बराबर, अब मतलब जनरलाइज नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक अगर आप रफली आइडिया लगाना है तो आप कह सकते हो कि W1 प्लस W2 की डायमेंशन जो है वो वेक्टर स्पेस के बराबर आएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। सर इंटरसेक्शन का तो निकालने का तो फॉर्म बस सिर्फ फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। हाँ, इंटरसेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस बच्चे ने फिर पूछा था ना कि क्या नाम था बेटा आपका? तो आगे आते हैं। तो हमने ये देखा कि हमने कैसे इसके डायमेंशन फाइंड आउट करे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मान लो अगर वेक्टर स्पेस डिफाइन है, वेक्टर स्पेस डिफाइन है, इसे हम ओवर आर कर देते हैं। दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल of degree at most 3, of degree at most 3। तो आप सब स्पेस के डायमेंशन कैसे बताओगे? अगर W1 एक डिफाइन किया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ क्या ये W1 सब स्पेस है क्या? क्या ये W1 सब स्पेस है क्या? बताएं जरा, क्या ये W2 सब स्पेस है क्या? W1 बना दिया हमने। अब मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि मैंने अब जनरेटिंग सेट नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे नहीं आएगा। अब मैंने आपको वेक्टर स्पेस दिया और W1 W2 पूछ रहा हूँ सब स्पेस है क्या? अगर सब स्पेस है तो डायमेंशन बता दो, और किसकी बता दो। अगर W1 सब स्पेस है तो W1 की बता दो, W2 सब स्पेस W2 की बता दो, अगर दोनों हैं तो दोनों की बता दो, इनके इंटरसेक्शन की बता दो, और इनके सम की भी बता दो, सब कुछ बता दो। तो ये मेरा क्वेश्चन है, बताएं कैसे आप फाइंड आउट करोगे? सब स्पेस है या नहीं इतना बता दो। यस सर, फर्स्ट वाला तो है। दोनों होंगे सर। दोनों सब स्पेस तो है। किसी बच्चे को डाउट है दोनों में? तीनों प्रॉपर्टी सब स्पेस की सेटिस्फाई करती है, नॉन एम्प्टी है, एडिशन भी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है दोनों। फर्स्ट अगर की डायमेंशन सर 3 आ रही है, उसकी डायमेंशन 3 आ रही है, चेक कर लेते हैं अभी। तो W1 के डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा तरीका है। आपको कुछ और नहीं दिया ना जनरेटिंग सेट के बारे में, तो आपको मतलब जनरेटिंग सेट W1 का खुद लिखना है, अब दिया नहीं है मैंने आपको। वो वेक्टर्स खुद फाइंड आउट करने हैं। सर खुद कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो जो कह रहा है ना बस वो करते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाता है मैथ्स के अंदर। f(x) कह रहा है v से ले लो भाई। v क्या है सर? एक v पॉलिनोमियल है डिग्री एट मोस्ट 3 का। तो इन जनरल आप बताओ एक पॉलिनोमियल लिखोगे तो कैसा दिखता हो? 3 डिग्री का a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, राइट? ऐसा दिखता ना। इसलिए आप कंडीशन लगा लो, क्या आ गया?
f(1) डालोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई, यस और नो? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चलो वापस कनेक्ट करेंगे, ये मीटिंग यहीं खत्म हो जाएगी तो रिकनेक्ट करेंगे अभी हम वापस। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ से हम एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? माइनस बी माइनस सी माइनस डी, और जिसको यहाँ पुट किया जा सकता है, यस और नो? यहाँ तक बताओ। अगर यहाँ से आप कॉमन लो जरा b, तो क्या आएगा बेटा? x माइनस लो, c कॉमन लो x